नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं दीपक डोभाल। पहले चरण की वोटिंग से ठीक 5-6 दिन पहले ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में ईडी की चार्जशीट ने पूरी कांग्रेस पार्टी को न केवल हिलाकर रख दिया है बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है उसमें क्रिश्चियन मिशेल के हवाले से यह खुलासा किया गया है कि एपी का मतलब जो अब तक एब्रीवेशंस थे और जिनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो पता नहीं चल पा रहे थे, इसमें यह खुलासा हुआ है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और फैम का मतलब है फैमिली। फैमिली को कहां से जोड़कर देखा जा रहा है ये दोहराने की जरूरत नहीं है। और तभी से बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया है कि परिवार तो परिवार, सलाहकार भी भ्रष्ट हैं। इसके अलावा पूरी जांच में बार बार मिसेस गांधी का जिक्र भी हुआ है, जिसे बीजेपी सोनिया गांधी से जोड़कर कांग्रेस पर हमले तेज कर रही है। इस बीच खबर यह भी आई है हालांकि कि मिशेल ने शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में कहा कि उसने जांच एजेंसी को पूछताछ में किसी का नाम नहीं लिया। मिशेल ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक एजेंडे के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल इस सब के बीच राफेल पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करने वाली कांग्रेस फिलहाल वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में घिरते हुए आरोपों की मिसाइल से खुद को बचाने में जुटी हुई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वाकई चॉपर डील के कोड्स में फंस गई है कांग्रेस? क्या परिवार और सलाहकार को चौकीदार जेल भेजकर ही मानेंगे? क्या राहुल और कांग्रेस के पास बचने का कोई मौका बचा है? इन्हीं सब मुद्दों पर होगी आज देश की बात। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट और समझने की कोशिश कीजिए मामला क्या है। जब लौटेंगे तो मेहमानों का एक पैनल होगा हमारे साथ और मेहमानों के साथ करेंगे देश की बात। चलिए, तो इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्म है, वो भी ऐसे वक्त पर जब पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 5-6 दिन का वक्त है। ऐसे में सियासत का गर्म होना लाजमी है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठा रही है बीजेपी कि अगर सब कुछ साफ है तो राहुल गांधी सोनिया गांधी चुप क्यों है? ये बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी। देखना ये होगा कि किस तरह के रिएक्शन आते हैं। हालांकि अहमद पटेल का रिएक्शन जरूर आया इस पूरे मसले पर और फिलहाल इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय करा दें आज के मेहमानों से। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, 25 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं, राजनीतिक मामलों के साथ ही आर्थिक मामलों पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। गोपाल कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है दिनेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश की राजनीति पर अपनी राय रखते हैं, लेखक भी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विक्रम सिंह जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं कोमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, 33 साल तक नौसेना में सेवाएं दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान संबंधों पर बारीक नजर भी रखते हैं और डिफेंस से रिलेटेड हर एक मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं, विश्लेषण देते हैं। कोमोडोर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं अनिल आनंद जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, 35 सालों का पत्रकारिता का अनुभव भी रखते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इसके अलावा कृष्णमोहन मिश्रा भी जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे की, इस पूरे चार्जशीट के पीछे, इस पूरे मुद्दे के पीछे जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी डार्क साइड कौन कौन से हैं, ब्राइट साइड कौन कौन से हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारे शो की शुरुआत का राउंड। रैपिड फायर राउंड से हम शुरू करते हैं। 3 सवाल पूछेंगे, अपने गेस्ट को हम बता दें, आपको हाँ या ना में जवाब देना है और अगर हाँ या ना में आप जवाब ना देना चाहें तो नो कमेंट्स भी कह सकते हैं। हालांकि विश्लेषण करने के लिए हाँ या ना में आपका जवाब रहे तो बेहतर रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। क्या मिशेल के खुलासे का 2019 के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? क्या मिशेल के खुलासे 2019 के चुनाव पर कोई असर डालेंगे? यह है पहला सवाल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपसे शुरुआत कर रहे हैं सर, यस या नो? यस, डालेगा। ऑल राइट सर, यस। दिनेश शर्मा जी, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, जनता सब जानती है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, नो में आपका आंसर है। विक्रम सिंह जी? जी, पड़ेगा। पड़ेगा। कोमोडोर सिंह? पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। ओके। अनिल आनंद जी? जी नहीं। नो। यह था पहला सवाल। अब है दूसरा सवाल। क्या इस खुलासे से राफेल डील के मुद्दे पर जो कांग्रेस लगातार हमलावर थी वो बैकफुट पर आएगी? गोपाल कृष्ण अग्रवाल?
देखिए वो कोई बात नहीं, राफेल के हर प्रश्न का हम जवाब दे चुके हैं, कांग्रेस भी इसका जवाब दे देगी तो फिर ठीक है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही और एक के बाद एक उनके खुलासे होते हैं। ठीक है सर, फिलहाल यस मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ऑलरेडी। पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका जवाब। ठीक है दिनेश शर्मा, ऑलरेडी हमारा जवाब दे चुके हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। देखिए जनता इनसे जवाब लेगी। हाँ या ना सर? फिलहाल बिल्कुल जनता जवाब लेगी। हाँ, डबल नहीं। हाँ। नहीं, हाँ का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस बैकफुट पर आएगी। मेरे सवाल में अगर आपने हाँ बोला है तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। ओके, नो है आपका जवाब। 1% बैकफुट पे नहीं आएगी, ठीक है, फ्रंट फुट पे आएगी। हाँ, जनता जवाब लेगी इनसे। इसीलिए सवाल को बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से सुने दिनेश जी। नहीं। हाँ ठीक है, ओके। विक्रम सिंह जी, सुन नहीं पाया। ऑल राइट सर, ऑल राइट। विक्रम सिंह जी, हाँ, डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। ओके सर। पे और आक्रामक और उग्र हो जाएगा आक्रमण। ठीक है सर। कोमोडोर सिंह, आपको क्या लगता है? नहीं, नो। अनिल आनंद जी, नहीं। और अब आखिरी सवाल, ध्यान से सुनिएगा। क्या ऑगस्टा घोटाला कांग्रेस के लिए बोफोर्स पार्ट 2 साबित होगा? ये सीधा सा सवाल गोपाल कृष्णा के पास। हाँ होगा, लेकिन उसमें फर्क है, यहाँ इस पे सजा मिलेगी, वहां पे सजा उनको नहीं मिली थी। ओके दिनेश जी, बिल्कुल नहीं होगा। नो। विक्रम जी, हाँ होगा। यस। कोमोडोर सिंह, नो कमेंट्स। ऑल राइट सर। अनिल आनंद जी, नहीं। चलिए, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। इसके हमारे जो जवाब है हमारे मेहमानों के बड़े दिलचस्प हैं, हमारे साथ हैं, इन पर आके विश्लेषण करेंगे। लेकिन अब बारी है जनता की। जनता से हम पूछते हैं कड़क सवाल हम बोलते हैं, लेकिन बड़ा सीधा सा है, सीधा सपाट सवाल है। क्या अगस्ता वेस्टलैंड डील के खुलासों से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होगा? जनता क्या सोचती है? सीधा जरूर है सवाल, लेकिन है बड़ा कड़क। जनता क्या सोचती है इस बारे में आपको राय देना है। फेसबुक अगर आप यूज करते हैं हमारे व्यूअर्स, तो @ZBusiness ऑनलाइन पर जाएं, हमारे पेज पर, वहां पर आपको ऑनलाइन पोल दिखेगा, हाँ या ना में अपना जवाब दें। और ट्विटर अगर यूज करते हैं तो हमारा हैंडल है @ZBusiness, यहां पर जाएं, हाँ या ना में अपना जवाब दें। जो भी आपके नतीजे रुझान होंगे, हम उन्हें कोशिश करेंगे कि पैनल के साथ डिस्कस भी करें, लेकिन कम से कम ये तो हम बता देंगे कि जनता क्या सोचती है हमारे इस सवाल के बारे में। चलिए, और अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। और चर्चा की शुरुआत करते हैं दिनेश शर्मा आपसे। दिनेश जी, ये चुनाव से ठीक पहले ये जो बॉम्बार्डमेंट हुआ है और इस बार जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आ रहा है। फिर आप कैसे नहीं मानते हैं कि इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, बोफोर्स पार्ट 2 साबित नहीं होगा? इतना बड़ा खुलासा, आप लगातार हमलावर थे एक राफेल डील को लेकर, लेकिन अब नजर आ रहा है जिस तरह से कांग्रेस के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बयान अब तक नहीं आ पाया है। क्यों ना इसे माना जाए कि यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित होगा इन चुनावों में? देखिए दीपक जी, आपने कहा शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जिम्मेदार किसके द्वारा ठहराया जा रहा है? जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कभी नेहरू जी जिम्मेदार थे इस देश को बांटने के लिए, जो ये कहते थे, फिर इंदिरा जी हुई, फिर राजीव गांधी, और अब इनका जो अपने सोनिया जी, और अब राहुल गांधी जी, अब प्रियंका गांधी को शुरू करेंगे थोड़े दिन में। तो इनका काम सुबह से शाम तक यही रहा है कि गांधी परिवार को कैसे देश का गद्दार साबित करें, और क्या उसके, और जहां तक ये मिशेल का सवाल है, पॉलिटिकल आरोप नहीं है सर, ये तो एक सरकारी एजेंसी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है सर। ये तो एक सरकारी एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जो कोर्ट में है, और उस पर ये आरोप है। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया कोई आरोप नहीं है सर, ये ऑन रिकॉर्ड्स है। दीपक मैं इसी का आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आपको याद हो, जब 6 महीने पहले इसको मिशेल को लाया गया था,
तब हिंदुस्तान के 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने थे। बिल्कुल। इसको लाया गया और प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा में बोलते हैं अब मिशेल आ गया है, अब नामदार के सारे ये खुलेगा, सब इसको बदनाम करेगा। आज 7 महीने बाद इलेक्शन सिर पे है, 7 महीने तक उसने कुछ नहीं कहा, ये अपना देख चुके। आज 7 महीने बाद जब इलेक्शन होने जा रहा है, आज उससे नाम लिवाया जा रहा है कि आरजी 7 महीने वो आपकी कस्टडी में था। आप देखिए ईडी आज न्यूट्रल काम नहीं कर रही है। सर बट मेरे को एक बात बताइए, इस देश के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को इसका श्रेय क्यों ना दिया जाए? दिनेश जी एक मिनट, इस देश के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का श्रेय क्यों ना दिया जाए? हम जानते हैं कि यूए के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी, लेकिन वो तभी लागू होती अगर यूए की कोर्ट किसी को सेंटेंस करे। भारत ने पूरा पुख्ते तरीके से यूए के साथ ये पुख्ता किया कि वहां पर यूए के कोर्ट द्वारा मिशेल को सेंटेंस किया जाए। जब वहां पर सेंटेंस हुआ उनके कानून के अनुसार, तब जाकर हम उसे लाए हैं। ये भी तो यहाँ के जो एफर्ट्स हैं सर, जो पॉलिटिकल, जो ब्यूरोक्रेटिक जो एफर्ट्स हैं, उनको आप कैसे नकार सकते हैं सर? इसका श्रेय क्यों नहीं लेंगे वो? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं दीपक, लेकिन आज 7 महीने बाद उसका क्रेडिट आज बीजेपी ले रही है। 7 महीने से मिशेल ने कुछ नहीं कहा। आज जब मिशेल इनकी कस्टडी में है 7 महीने से, आप ये सोचिए जरा, इनके टाइमिंग्स पे एक्चुअल ये इतने दिमाग रखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इनका जिंदगी में दिमाग जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं सर। चुनाव से, फर्स्ट फेज के चुनाव से ठीक 5-6 दिन पहले, 1 सेकंड और दूंगा मैं आऊंगा सर दिनेश जी आपके पास। 5-6 दिन पहले टाइमिंग पर इस पे सवाल उठ रहे हैं सर। चुनाव को रह गया। ओके दिनेश जी, मैं आऊंगा आपके पास नेक्स्ट राउंड में, आऊंगा आपके पास नेक्स्ट राउंड में आऊंगा दिनेश जी। ऑल राइट, पहले गोपाल कृष्ण जी को सुन लेते हैं। गोपाल कृष्ण जी, टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं सर। ठीक चुनाव से 5-6 दिन पहले कांग्रेस देखिए हर बार कांग्रेस हर बार टाइमिंग के ऊपर कहने लगती है, सिर खुजाने लगते हैं इधर उधर। अरे जवाब दे दो ना, आरजी कौन है, एपी कौन है और फैमिली कौन है? जब पूरी तरह से इसमें ईडी ने ऑडिट ट्रेल भी देखिए, कानून में कब आदमी फंसता है जब ईडी की चार्जशीट में ऑडिट ट्रेल, पैसे का फ्लो, सब कुछ स्टैब्लिश करना पड़ता है। एक ये कांग्रेस के राहुल गांधी की तरह नहीं है कि राफेल में आरोप लगा के चले गए, ना कोई कागज दिया, ना पत्र दिया, ना कुछ दिया, ना कोई एविडेंस है और आरोप ये सब कुछ कागज है। चिंता न करिए, वक्त आने पे दिखाएंगे। दिनेश जी उनको सुन लीजिए, दिनेश जी सुन लीजिए। के दलाल जिसमें लोग जेल में है, मिशेल राफेल के दलाल भी जेल जाएंगे। दिनेश जी सुन लीजिए, क्रिश्चियन मिशेल जेल में है। उसका जो अगस्टा वेस्टलैंड का जो एमडी है, वह उसका इटली में और स्विट्जरलैंड में उनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो यह बात, और उसको आप कहो नकारोगे तो अपना ही कब्र खोदोगे आप खुद। सर नकारने से याद आया, आपसे जवाब सर नकारने से याद आया, ईडी ने सर नकारने से याद आया, क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट में ये कहा है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। उसने ये कहा है, नकार दिया है उसने। यस, मैं यही कहने वाला था। उसने नकारेगा, जो क्रिमिनल है वो तो नकार ही देगा। कोई चोर से आप पूछोगे क्या तूने चोर किया, क्या चोरी की, क्या राहुल से पूछोगे आप कि क्या आपने नेशनल हेराल्ड को लूटा, वो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं किया। लेकिन कोर्ट तो कह रहा है ना कि लूटा आपने। नहीं, मोदी से पूछेंगे आपके ऊपर बेल है, राफेल के ठेके में कितने खाए तो बताएंगे वो। आपके ऊपर 5,000 करोड़ का घोटाला है। इसमें अगस्टा वेस्टलैंड में पूरी तरह से ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश्ड है। आप उसका जवाब दीजिए ना कि पैसा फ्लो हुआ कि नहीं, राजीव सक्सेना से आपके पास पैसा आया कि नहीं, या क्यों है, इन सब चीजों का जवाब दीजिए। आप कोर्ट पे केस लेंगे, लेकिन आप इसको पॉलिटिकल नकार नहीं सकते, यही हम कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दिनेश जी अब तक नकारा नहीं है। एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है दिनेश जी, एक भी स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं आया है। 2016 से मिशेल के खिलाफ आरोप पत्र जब से दायर हुआ है, और तब से ईडी ने जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें कभी आरजी आता है एब्रिवेशन, कभी मिसेस जी आता है, कभी एपी आता है, कभी फैम आता है। आज तक कोई ऐसा स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से नहीं आया जिसमें नकारा गया हो। अगर सब कुछ साफ है तो नकार दीजिए ना, या फिर नाम बता दीजिए। देखिए, और आज आपने देखा होगा जिनका नाम ले रहे थे अभी आपने
आप ये नहीं दे रहे हैं। जो उनके सलाहकार हैं सोनिया जी के अहमद पटेल साहब, उन्होंने आज उनकी आई है बाइट, अगर इनके कान बंद हो चुके सुनेंगे नहीं। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री गटर छाप राजनीति कर रहे हैं, ये गटर छाप राजनीति कर रहे हैं जो इस तरह के नाम ले रहे हैं। नाम एपी का है। 7 महीने से वो आपकी कस्टडी में है, 7 महीने से वो आपकी कस्टडी में है, और जो आप मेरे को 1 दिन की कस्टडी में करवा दो, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा उसकी। आप बात क्या कर रहे हो? उसने कोर्ट में कहा है कि मुझ पे ये सरकार दबाव डाल रही है। अच्छा, आप ऐसी तैसी कर दोगे? मतलब आप ये नहीं सुनेंगे। हाँ, क्रिश्चियन मिशेल ने कहा है एपी मींस कस्टडी जो होती है, क्या नाम बताया है? भूत भी नाचता है। फैमिली मींस फैमिली। अरे आप तो कहते रहते हैं फैमिली मींस जब आदमी कस्टडी में होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो अरे भाई साहब सुन लीजिए, आप सुनिए जरा। एपी का क्रिश्चियन मिशेल ने स्पष्ट कहा है पुलिस की कस्टडी में, ईडी की कस्टडी में किसी के नहीं सर, आप देश की आप डीजी साहब नहीं दिनेश जी, आप देश की एक संवैधानिक संस्था को झुटला रहे हैं और एक आरोपी की बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं सर? अपने गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो अपने बचाव में बोलेगा ही। सर संवैधानिक संस्था उनके अंडर में काम कर रही है। ओ ऑलराइट। अरे उसी ने बताया, ईडी ने कहा है, उसी ने बताया है कौन है ये। रात को 2 बजे सीबीआई का क्रिश्चियन मिशेल और राजीव सक्सेना दोनों ने बताया है कि इसका क्या मतलब है, एपी का क्या मतलब है, एफएएम का क्या मतलब है, आरजी का क्या मतलब है। इसका मतलब इटली की कोर्ट झूठ बोल रही है। इसका मतलब यूएई में जो कार्रवाई चली वो झूठी है, इटली के कोर्ट ने झूठ बोला है। फिर आप सबको झूठला दीजिए। ओके, कोई बात नहीं। विक्रम सिंह जी के पास चलते हैं। विक्रम सिंह जी इस पूरे मामले को जरा समझाइए। और ये जो अचानक से जो सुर बदले हैं मिशेल क्रिश्चियन ने, उसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या एक ईडी एक चार्जशीट दायर करती है, उसको फाइल करती है, और वो उसकी जब कॉपी मीडिया के पास आती है तो उसमें खुलासा होता है कि एब्रिविएशंस का खुलासा हो चुका है, पुख्ता तौर पर कहती है, लेकिन बाद में क्रिश्चियन मिशेल इस बात से मुकर जाता है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये पॉसिबल है सर? और कितना वजन होगा क्रिश्चियन मिशेल की बात में या उसके नकारने में? दीपक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता दूं कि हिंदुस्तान में साल भर निर्वाचन चलते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम कोई प्रत्यावर्तन न कराएं, किसी को डिपोर्ट करा करके न लें, इंतजार करें जब इलेक्शन समाप्त हो जाए? वो घड़ी हमारे जीवन काल में आने वाली नहीं है। नंबर 1, ऐसा आरोपी ढूंढना मुश्किल है जो ये कह दे कि हाँ ये कत्ल मैंने किया है, ये घोटाला मैंने किया है। 99.999% आरोपी यही कहते हैं कि मैं बेदाग हूं और मेरे ऊपर 3rd डिग्री लगाई गई, मुझको बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया, और मेरे ऊपर भी इसी प्रकार के आरोप विगत में आर्थिक अपराधियों ने और संगठित अपराधियों ने लगाए हैं। और ऐसा पुलिस अफसर ढूंढना मुश्किल होगा जिसके ऊपर ऐसे आरोप न लगे हों। तीसरी चीज आप ये देखें कि 3000 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट और 52 पन्ने की चार्जशीट, और ये मुकदमा केवल भारत में नहीं है, यूएई और इसके अलावा इटली में भी चला है। yes. क्या मान लें कि साहब वो अभी हमारे दबाव में कार्रवाई कर रहे थे? ये बिल्कुल कपोल कल्पित है। और इतना बड़ा फाइनेंशियल ट्रेल, पीएमएलए का इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इन्वेस्टिगेशन एक पीएचडी की थीसिस के बराबर होता है। इसमें जो भी आपराधिक अनुसंधान है, यह मान लेना कि ईडी के अफसर अपने करियर, अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा देंगे किसी दबाव के, यह बिल्कुल कपोल कल्पित और बहुत ही अनुचित ये आरोप होगा। यह बहुत ही जो इन्वेस्टिगेशन है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है, और आरोपी जिस शातिर दिमाग का है वो तो कहेगा ही कि मेरे बचाव में, क्योंकि उसने सबसे अच्छे वकील किए हैं। और जो एब्रिविएशंस मिले हैं, आप ये देखिए कि पूरा तार से तार, जैसे कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, एक नेकलेस की तरह एक एक मन का पिरो करके आप पूरा एक माला तैयार करते हैं। उस चार्जशीट में आपने जो एब्रिविएशन इस्तेमाल किए, FAM, RG, AP, और आपने इसके पहले भी जो डायरीज आपकी आई थी, आपने देखा होगा इसी प्रकार के एब्रिविएशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका जो सपोर्ट होता है वो उसके मौखिक बयान से, ये मान के चलिए कि इसके बयान, और कालांतर में ये भी संभव है कि उसके बारे में और विस्तृत और बृहद बयान और पुनः कराए जा सकते हैं। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि नहीं साहब, इन्होंने एक बयान ए दिया पहले कि इन्होंने कहा RG, AP और FAM, बाद में उसको मुकर गए, और बाद में फिर उन्होंने कहा ये कभी कभी अप्रूवर भी बन सकते हैं। इसलिए अपनी बात को मैं यहीं पे समाप्त करते हुए कहूंगा कि निरंतरता को लाने के लिए जरूरी है कि इनकी विवेचना बहुत ही अकाट्य है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कन्विक्शन की प्रबल संभावनाएं हैं। ऑलराइट सर। कोमोडोर जीजे सिंह, राफेल और अगस्टा वेस्टलैंड पे हमने देखा कि एक वर्ड ऑफ वॉर चल रहा है, उसे वर्ड ऑफ वॉर के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ राफेल है, एक तरफ अगस्टा वेस्टलैंड है,
और इसे चुनावी नफे नुकसान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते और एक डिफेंस सर्विसमैन होने के नाते आपने इतना लंबा अनुभव डिफेंस में दिया है, आप इसे पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए दीपक, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये जो ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की है, इसके अंदर यह खुलासा हुआ है, यह किसी कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है। इसको ये मानना कि ये जो उन्होंने अभी कह दिया है कि कोर्ट उसे ऐसे ही मानेगी, ये कुछ बहुत जल्दी उसे मानने वाली बात है। क्योंकि कोर्ट के अंदर दोनों तरफ के जो वकील होते हैं आपस में वो बातचीत करेंगे, उसके ऊपर बहस करेंगे, सारे मामले की छानबीन होगी, जांच होगी और जज उसको अपने नज़रिए से देखेंगे, फिर जाकर जो वो फैसला देंगे उसके अंदर वजन होगा, उसके अंदर जो है ताकत होगी कि वो जो है किसी को हिला सकती है। ये खुलासा और इतनी हमारे पास जो कांग्रेस है, इतने पुराने जो खिलाड़ी हैं इस खेल के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, अगर आप ये कहें कि वो हिल जाएंगे तो मेरा ये मानना है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो इन बातों के अंदर पहले से काफी जिसे कहते हैं समझदार और काफी बड़े खिलाड़ी हैं। yes. तो ये कह देना कि वो बैकफुट पे चले जाएगी और ये जो है कि इलेक्शन के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा मानने में मुझे दिक्कत आ रही है। all right, दूसरी बात ये कि हमने देखा कि जितनी डिफेंस डील्स होती है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो ब्रोकरिंग होती है, दलाल होते हैं, हाँ। ये इसलिए इसके अंदर इतना इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि रकम जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। अभी देखिए इसको कमीशन एक तो 42 मिलियन यूरो मिल रहा है इसी को। दूसरा गाइडो हश्के है, उसका नाम कोई नहीं ले रहा, वो गाइडो हश्को को 28 मिलियन यूरो जा रहे, जो कि इटालियन है, इटली में बैठा हुआ, उसको तो पकड़ा नहीं है ना हमने। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बड़ी प्रोट्रैक्टेड, बड़ी गुंजलदार लंबी बात होगी। ये बात तो सही है कि अभी कई कड़ियां जोड़नी है। क्रिश्चियन मिशेल को तो पकड़ा है कि हमने अभी कई कड़ियां जोड़नी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने जो कही है, एक और बात समझिए, बहुत जरूरी है। नहीं, मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं आऊंगा आपके साथ। इस बीच जो एक इंपॉर्टेंट बात आपने जो बोली है, डिफेंस डील्स में, डिफेंस डील में, रक्षा सौदों में जो दलाली की बात जो बार बार उभर कर सामने आ रही है, वो दर्शकों के लिए इसलिए भी समझना जरूरी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च है कि भारत ने रक्षा सौदों में 10 साल में $10 बिलियन खर्च किए हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार हम सुदृढ़ हो रहे हैं, हम अपने डिफेंस को लगातार मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। रूस से सबसे ज्यादा 62% हथियारों का आयात हम कर रहे हैं, अमेरिका से 15%, इजराइल से 11% कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से हम लगातार बढ़ा रहे हैं इस चीज को। लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा अगर सौदे हो रहे हैं तो उनमें बिचौलियों की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भारत में यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो बिचौलिए अलग अलग माध्यमों से पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में से जुड़े हुए लोग, ब्यूरोक्रेट्स और यहां तक कि पत्रकार, जैसे हमने इस मामले में देखा कि जो रिश्वत की रकम है वो अलग अलग तरीके से सब जगह बांटी जा रही है। इसीलिए यह भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला बन जाता है और इसीलिए पूरे देश की नजर इस पर है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन जी भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, हमें थोड़ा सा समझाएं इस पूरे मामले में जो ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है। हमने देखा कि पहले चार्जशीट आती है, उसमें जो एब्रीविएशंस हैं उसके खुलासे से एक सियासी घमासान मचता है, लेकिन आज क्रिश्चियन मिशेल अपनी बातों से मुकर गए। उन्होंने कहा हमने तो कोई नाम ही नहीं लिया साहब, हम पे तो दबाव बनाया गया है। कृष्ण मोहन, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी जी जी, हाँ, थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए एग्जैक्टली। यस, ओके। देखिए, रक्षा सौदों में दलाली बहुत ज्यादा हमेशा चर्चा में रहती है। इसकी वजह है रक्षा सौदे इतनी ज्यादा उसमें जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो कई छोटे मोटे देशों के पूरे सालाना बजट से भी बड़ा होता है जो बड़े रक्षा सौदे। भारत
हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है इस समय, क्योंकि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है। जैसा भी आपने बताया कि रूस से ट्रेडिशनली भारत खरीदता रहा, और इसलिए अभी भी रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे जा रहे हैं। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, इजराइल का नंबर आता है, फ्रांस का नंबर आता है, जर्मनी का नंबर आता है। लेकिन जब हथियारों की कोई डील शुरू होती है तो बहुत सारी कंपनियां उसमें भाग लेती हैं, और उस समय जरा सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाना, जरा सी उसके पक्ष में लॉबिंग हो जाना, इन सारी चीजों का बहुत असर पड़ जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी चैलेंज तब आता है जब जिन कंपनियों को ठेका नहीं मिलता है या कोई और बीच में जब दलाली की चीजें सामने आती हैं तब बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे दोहरा नुकसान होता है देश को हमेशा। एक तो ये कि वो सौदा खटाई में पड़ जाता है, और जो रक्षा की चीजें हैं जो आनी है उनमें बहुत टाइम लगता है। दूसरा, इसमें भ्रष्टाचार इस बड़े लेवल पर होता है कि जिसको सामने ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रक्षा सौदे कोई छोटे मोटे उसमें नहीं होते, उसमें जो सत्ताधारी पार्टी होती है वही इन्वॉल्व होती है उसकी सारे फैसले करने में। तो जो भ्रष्टाचार होता है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, या ये कहें कि टॉप लेवल पर होता है। Okay. और फिर उसके बाद उसको सामने ला पाना और उसको साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्रिश्चियन मिशेल का मसला यह है कि वो आ गया, अब वो बयान दे रहा है, अब ये सारी चीजें वो उलझाने वाली चीजें होती रहेंगी। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट, जो एब्रिविएशन उसने डीकोड किए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस में, और जो पॉलिटिकली उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है उसको आप किस नजर से देखते हैं सर? देखिए, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो एक रक्षा संवाददाता रहा हूं मैं पिछले 20-22 सालों से जी। सबसे पहली बात कि रक्षा सौदों में जब भी दलाली या इस किस्म के भ्रष्टाचार की बात आती है तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। उसकी वजह यह है कि पहले ही भारत में जो रक्षा संबंधी प्रक्रियाएं हैं बहुत लंबी हैं, बहुत उनमें वक्त लगता है, सेनाएं उस बीच उस हथियार का क्या इंतजार करती रहती हैं, और फिर जब उसमें भ्रष्टाचार की बात आती है तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और वो भी रक्षा के मामले में तो भ्रष्टाचार कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें वक्त इतना लगता है और सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ता है वो उस सौदे को उठाना पड़ता है। ऑगस्टा वेस्टलैंड हॉस्पिटल जो हेलीकॉप्टर है वो सियाचिन में बहुत जरूरी है, सियाचिन में आने जाने के लिए। अब ये भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, ऑगस्टा वेस्टलैंड का सौदा खटाई में पड़ गया। जब तक इन सारी चीजों का फैसला नहीं होगा तब तक ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का जो सौदा है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए ये रक्षा सौदों में घोटाला और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा खतरनाक होता है पूरे देश के लिए। ठीक है, अनिल आनंद देखिए, एक सवाल, ये सवाल तो कांग्रेस का ये उठना ही नहीं चाहिए कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में सीबीआई ने अपनी प्रीलिमिनरी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो कर दी थी, और कांग्रेस के यूपीए के टाइम पर भी इस घोटाले को रद्द किया गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किनकी वजह से ये घोटाला सामने आया, और जो बिचौलिए की बात जो आ रही है, जो ब्राइब की बात जो सामने आ रही है, उनमें किन किन लोगों की भूमिका थी। तो इसमें तो सर कांग्रेस बच नहीं सकती है। इसमें तो जो लगातार जो ईडी ने अपने जो होमवर्क किया है और जिस तरीके से वो चार्जशीट सामने आई है, उसमें तो एक तरफ से तो साफ लग रहा है कि इसमें कांग्रेस के लिए परेशानियां और कम से कम लीगल प्रॉब्लम्स तो बढ़ने वाली हैं। ये पहले तो मैं कमोडोर सिंह का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहस को एक सही रेल पे लाया। अब वरना मुझे उनके बोलने से पहले ऐसे लग रहा था कि हमारा 6 जजेस का बेंच जहां यहां पे बैठा हुआ है, जिसके चीफ जस्टिस आप हैं, हमने डिलीवर कर दी जजमेंट। और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्पोक्स पर्संस होते हैं, उनके पास बहुत एल्बो स्पेस होती है। अब गोपाल जी ने तो कहा कि सजा भी हो जाएगी इसमें। अभी अदालत के सामने मसला आया है, कमोडोर सिंह ने बिल्कुल सही कहा, बहुत पेचीदा मसला है। ठीक है, कुछ नाम लिए गए हैं, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने नाम नहीं लिए, या कांग्रेस ने कहा कि साहब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मेरे ऊपर कोई कत्ल का इल्जाम अगर लगाएगा तो क्या मैं कहूंगा कि मैंने किया है, जैसे डीजी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। तो ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में एक स्टेप हम और आगे बढ़े हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अच्छा कामयाब स्टेप था डिपोर्टेशन हुआ जो मिशेल का, उसके लिए सरकार को बिल्कुल क्रेडिट लेना चाहिए। उन्होंने लिया भी, बढ़ चढ़ के भी लिया, कुछ ज्यादा भी ले लिया। तो अब एक लीगल प्रोसेस है, उसको हमको वेट करना होगा उसका। अब जहां तक ईडी को आपने कहा कि अब ईडी और सीबीआई की तो क्या दुर्दशा है पब्लिक लोगों के परसेप्शन में, वो हम सब जानते हैं। इसलिए उनको भी, ईडी के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो वो कर रहे हैं, जो चार्जशीट उन्होंने की है वो, लेकिन सर इतना बड़ा 3600 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी रही है, उसके शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठ रहे हैं और वहां से कोई बयान नहीं आता, वो चुप हैं। ये क्यों सर, ये चुप्पी क्या कहती है? अरुण जेटली यही तो सवाल उठा रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं?
क्या ये जरूरी है कि कोई बयान दिया जाए? ये जरूरी तो नहीं है। लेट द कोर्ट प्रूव। चार्जशीट आ गई है, वहां पे प्रूफ हो जाएगा। हाँ, ये चुनावी दौर है, अब वो रिफाइल पे स्टेटमेंट मांग रहे हैं, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड पे मांग रहे हैं, तो चलता रहेगा ये तो। इसको चुनावी द्वंद्व में ये चीजें आ गई हैं, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन जो अदालत के सामने मसला आया है, बहुत गंभीर मसला है, बहुत बड़ी रिश्वत का मसला है। मुझे लगता है कि चार्जशीट अब फाइल हुई है, ईडी को कोशिश करनी चाहिए, भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी का टेस्ट जो है उसको स्टैंड करे, उसको पास करके निकले, ताकि जिन्होंने भी पैसा खाया है, जितने हाई हो जितने लो हो, सब पकड़े जाएं और एक इबरतनाक सजा भी हो। अग्रवाल जी आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे? हाँ देख, हाँ मैं 3 बातें कहना चाहता हूं जल्दी से। पहली बात कि यह केवल ये नहीं है कि क्रिश्चियन मिशेल ने कोई एब्रीवेशंस के नाम डिस्क्लोज किए हैं, इसमें ईडी ने पूरी फंड फ्लो की, मनी ट्रेल की ऑडिट ट्रेल भी चार्जशीट में डाली है। किसके थ्रू कैसे पैसे गए, कहाँ गए, कितने गए, सब कुछ है। तो यह केवल आरोप वाली बात नहीं है, और क्रिश्चियन मिशेल केवल एक उसमें वो नहीं है। ईडी ने ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश की है, इसलिए इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप। पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि डिफेंस परचेज प्रोसेस के अंदर यह बात बिल्कुल सही थी। आपने भी कही, सभी लोग कहते थे कि जो बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल हो गया। अगर आप 1947 से देखें और कांग्रेस के पूरे रूल में आखिर तक देखें 2014 तक, कि पूरे में कोई भी डिफेंस डील, यही मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा, एक भी डिफेंस डील बिना किसी बिचौलिए के नहीं होती थी। और इसके लिए हमने राफेल में जो कहा, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के बिचौलियों को खत्म किया है। बहुत सारी उसमें बिचौलियों को खत्म करके इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बेटर प्रोसेस माना गया, ताकि बिचौलियों का रोल खत्म हो जाए। ठीक, यह दूसरी बात है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जवाब ना दे राहुल गांधी का, यह अरुण जी ने आज बहुत स्पष्ट किया, यह आम जनता को एक जिसका आरोपी को ये फैसिलिटी है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में। बिल्कुल, लेकिन जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो उससे ये चुप्पी, उस पर ये चुप्पी शोभा नहीं देती, ये अरुण जेटली ने कहा। तो जवाब देना है ना। ठीक है, ऑलराइट सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद हम कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सवाल तो उठेंगे। अरुण जेटली ने जो सवाल उठाए हैं, कांग्रेस आखिर खामोश क्यों है? अहमद पटेल का बयान जरूर आया है, लेकिन वो व्यक्तिगत टिप्पणी ज्यादा नजर आ रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नजर नहीं आया। ऐसा है जैसे आपने 3 बात की है, और राफेल की बात की, मैं आपकी बात से सहमत हूं। विपक्षियों, सब विपक्षी पार्टियों ने एक ही बात कही कि आप इस पे पार्लियामेंट्री कमेटी की वो जांच करवा लीजिए, जेपीसी करा लीजिए। अगर आपने कोई चोरी नहीं की है तो आपको जेपीसी कराने में क्या दिक्कत आ रही है? आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, आपने एक बंद लिफाफे में डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिए, उसके बाद आप कहते हैं कि टाइपिंग एरर हो गया था, गलती हो गई थी। तब ये कहते हैं टाइपिंग एरर हो गया था। जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार गिराई, आपने देखा होगा, वहां पे कहते हैं कि वो हमारा फैक्स काम नहीं कर रहा राजभवन का। ऑगस्टा वेस्टलैंड पे जवाब दे दीजिए ना। सबसे बड़े महाघोटालेबाज 70 साल में अगर कोई पार्टी आई है तो ये बीजेपी के रूप में पार्टी आई है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आरजी, एजी, एपी, अरे 7 महीने से वो आपकी कस्टडी में है, तो सीधा सीधा नाम लिखवाओ राहुल गांधी, सीधा सीधा अहमद पटेल लिखवाओ। आप क्या ये ड्रामा कर रहे हो? अच्छा, दूसरी बात, डीजीपी साहब ने सर, गवर्नमेंट डिक्टेट थोड़े ना करती है एजेंसीज को, एजेंसीज अपनी प्रोब करेंगी, एजेंसीज अपनी जांच करेंगी, सरकार डिक्टेट करके थोड़े ना नाम लिखाएगी। सर कैसी बात कर रहे हैं दिनेश जी? अरे सर, फिर एपी में अमित प्रसाद भी तो हो सकता है, आरजीएपी और डायरी में अगर एपी लिखा है तो अमित प्रसाद शाह नहीं हो सकता, उसी का एक्सप्लेनेशन राहुल गांधी होगा, वो अहमद पटेल ही होगा वो। हाँ, तो फिर आप वही 7 महीने। अच्छा, आप सर इसका जो प्राइम, दिनेश जी, मैं कहता हूं, देखिए, अगर आप चोरों से भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डीजीपी साहब ने अभी सही बताया, कभी चोर नहीं कहेगा मैंने चोरी की है, लेकिन अगर वो कोई बात कह रहा है और उसने कोर्ट में ये बात कही है कि सरकार मुझसे दबाव बना रही है उनका नाम लेने के लिए, तो क्या उसकी नहीं मानी जानी चाहिए? सर आप और हम कौन होते? तो कोर्ट तय करेगा, ये तो कोर्ट तय करेगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पहला तो ये सुनिए दीपक जी, उनको देशद्रोही बता, सुन लीजिए अग्रवाल जी को, सुन लीजिए दिनेश जी, अग्रवाल जी को सुन लीजिए। और थोड़ी देर में आप ये देखिए, दिनेश जी 1 मिनट। हाँ अग्रवाल जी, राजेंद्र अग्रवाल भी तो एपी और एफएम या कोई
ईडी ने नहीं लिखे, यह क्रिश्चियन मिशेल और हस्के की डायरी में थे। यह डायरी की इंटरप्रिटेशन में आप कह सकते हो कि आरजी का मतलब एक्स है, वाई है। ये आरजी, एपी और एफएम कोई अभी नहीं लिखे, ईडी ने नहीं लिखे। जब ईडी ने उनसे पूछा इसका मतलब क्या है, दीपक, अगर ये जो डायरी है यह स्विट्जरलैंड में और इटली में पकड़ी गई है। नहीं दिनेश जी, यह दिल्ली में नहीं पकड़ी गई। दिनेश जी, विक्रम सिंह जी ने ये स्पष्ट तरीके से बड़ा अच्छे ढंग से साफ किया कि ये हमारा, ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, 3 जगह मामला चला, यूएई में चला, इटली में चला है। तो आप ये कह रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं सर, सब झूठ बोल रहे हैं, एब्रीवेशन ये मनगढ़ंत है। डायरी वहां पकड़ी गई है। दीपक नहीं, एब्रीवेशन पहले हुई है, उसका बीजेपी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। ये इनका चुनावी प्रोपेगेंडा है, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। इसको कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से सब पता लग जाएगा। ये सिर्फ अभी तक आपके घोटाले खुल रहे हैं। कुछ नहीं किया 5 साल में अपनी नाकामियां छिपाने के लिए। बीजेपी जो है कांग्रेस को बदनाम कर रही है, गांधी परिवार को बदनाम कर रही है। ये कांप रहे हैं, इनको हमने कोई घोटाला नहीं किया, ईमानदार सरकार चलाते हैं। ऐसी पार्टी है 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। ये झूठों का एक इतना बड़ा झूठ का परिंदा है प्रधानमंत्री। सर आज ठीक है, कृष्णमोहन पटेल ने कहा तो है, कृष्णमोहन प्रधानमंत्री गटर छाप, कृष्णमोहन मुझे समझाइए, ये जो कांग्रेस पार्टी की ये जो दलील है कि ये कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है, मुझे बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया तो कोई आरोप नहीं है, एक एजेंसी ने अपनी जांच की है, उसमें इस बात का खुलासा हुआ, चार्जशीट में है। हाँ, अंतिम फैसला आना है, इसको हम मानते हैं, इसको सब मान रहे हैं कि अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं अगर वो सामने आए हैं तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, ये पकड़ी गई मुद्दा बना के, हाँ देश की जनता को एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। दिनेश जी एक मिनट, दिनेश जी कृष्णमोहन जी को बोलने दीजिए। जी दिनेश जी एक मिनट पहले हुआ चाय वाला, अब हो रहा है चौकीदार। अगले बार दिनेश जी मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, मजबूरी में, आई एम सॉरी। करेंगे मुझे दिनेश जी ऐसे नहीं, अगर ये पार्टी रह गई। दिनेश जी एक मिनट बात तो सुने। ऑलराइट कृष्णमोहन जी, दिनेश जी एक मिनट बात तो सुने। दिनेश जी कह रहे थे इस पूरे मामले की जांच भारत से शुरू नहीं हुई थी, इसकी जांच इटली से शुरू हुई थी। इटली में दरअसल इस सारे घोटाले की जांच शुरू हुई थी और उस समय यूपीए की सरकार थी देश में। उस समय ये वाली सरकार नहीं थी, पिछली सरकार थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी उस समय, और इटली में ये जांच सबसे पहले शुरू हुई थी। उसके बाद रिएक्ट किया था भारत के रक्षा मंत्रालय ने, एंटनी साहब उसमें रक्षा मंत्री थे, और उन्होंने आनन फानन में इस डील को निरस्त किया था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं डे टू डे रिपोर्ट करता हूं उन सारी चीजों को। इस मामले को भी मैंने रिपोर्ट किया था। हाँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस मामले की जांच की शुरुआत भारत से हुई ही नहीं है, ये तो इटली से शुरू हुई थी, और उस समय भारत में ये सरकार भी नहीं थी। तो ये रेटोरिक पर जाना तो देखिए इस चीज का कोई अर्थ नहीं है। इन सारी चीजों की शुरुआत, इस सारी जांच की शुरुआत इटली से हुई थी। भारत में उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस लेड सरकार थी, और उन्होंने ही इसको पर सबसे पहले रिएक्ट करते हुए आनन फानन में ये सौदा रद्द किया था। अगर कुछ होता नहीं तो ये सौदा रद्द नहीं होता। आप इस चीज को समझें, राजनीतिक हर चीज पर उस तरह से बातें करने का कोई अर्थ नहीं होता है। दिनेश जी, बात को समझें आप। एग्जैक्टली। विक्रम सिंह जी, अगर इसमें घोटाला नहीं हुआ तो कांग्रेस खुद ही इस डील को क्यों रद्द करती? उस समय तो एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी, बीजेपी सरकार में नहीं थी, यानी कि आपने माना है, खुद माना है इस चीज में कि घोटाला हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं। अब वो अनियमितताएं किस तरह की थी, किस रूट से हुई, कौन कौन शामिल थे, उसका खुलासा अब अगर हो रहा है तो आपको परेशानी क्या है? कृष्ण मोहन जी ने इसको भली भांति से प्रकाश डालते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि 2010 में ये ऑर्डर कैंसिल किए गए क्योंकि 30 मिलियन यूरो की रिश्वत देने की बात आई थी, और ऐसा नहीं होता। हमारे इतिहास में ये एक बदनुमा धब्बा है कि एयर चीफ मार्शल स्तर के अधिकारी को जेल भेजना पड़ा। और आप क्या समझते हैं कि बिना साक्ष्य के एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी साहब को जेल भेजा गया? सिपाही को जेल भेजने से पहले आदमी 10 बार सोचता है, कानूनी राय लेता है, कानूनी राय लेने के बाद फिर दोबारा कानूनी रहता है। एयर चीफ मार्शल ऐसे, और भगवान न करे दोबारा ये दुर्दिन देश को देखना पड़े, और अगर अकाट्य साक्ष्य न होता तो इतने वरिष्ठ अधिकारियों को और अधिवक्ताओं को जेल नहीं जाना पड़ता। ईडी ने जरूर इस बात में सावधानी बरती होगी डायरी की समीक्षा में, और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं उसका आकलन करके वैधिक अभिमत प्राप्त करने के उपरांत ये आरोप पत्र प्रेषित किया गया। देखिए, जो आरोपी है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, सबसे ज्यादा रसूखदार और सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं।
उनके बारे में आरोप पत्र दायर करने आदमी 2 बार नहीं 20 बार सोचेगा, और अगर उसमें अकाट्य साक्ष्य नहीं होगा तो आरोप पत्र नहीं जा सकता है। और इसमें जो और ये अगर निरस्त किया गया आदेश इसीलिए निरस्त किया गया था क्योंकि इसकी गंगोत्री इटली से शुरू हुई थी। इटली में जब ये बात खुली तो भारत सरकार ने जितने शायद 1 या 2 चॉपर आ गए थे, उन 2 चॉपर के बाद इस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया था। एग्जैक्टली। कमोडोर जीजे सिंह, रक्षा सौदे से जुड़ा हुआ है, ये रक्षा का मसला है, हम इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेते? हम इसको पॉलिटिकल चश्मे से जब हम देखते हैं तो क्या हम इस पूरे मसले के साथ एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्या हम उसके साथ अन्याय करते हैं? देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि ये जो अन्याय की बात आपने कही है वो ये है कि जिस चीज की डिफेंस में जरूरत होती है वो हमारा जो है इसी चीजों के अंदर चला जाता है कि उसके ऊपर विवाद खड़े हो जाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो शक्ति होती है, चाहे वो थल शक्ति हो, वायु शक्ति हो, जहां हमारी जल शक्ति हो, उसके ऊपर असर आता है। और जैसे ये आप सौदा देखिए, ये तो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का सौदा था, ये डिफेंस का भी नहीं था। इसके अंदर ये मामला जब रिजेक्ट किया वो भी यूपीए गवर्नमेंट ने, तो ये जो है इटली के अंदर ठंडे बस्ते में चला गया था। मगर मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूं, जो पहले आपके स्पीकर्स ने कहा है कि ठंडे बस्ते के बाद जब उसकी कंपनी ने अपना ऑडिट किया, ऑडिट करने में उसने कहा कि ये क्रिश्चियन मिशेल और गाइडो हस्के ले गए, बहुत सा बड़ा सा जो उनसे भी अपनी ब्रोकरेज ले गए हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की कि ब्राइबरी हुई है। जब उनको ये पता लगा कि ब्राइबरी हुई है तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उस टाइम वो जागी, वो कहती है अरे भाई ये तो इटली में हुआ है, उन्होंने ब्राइबरी लिया, तो फिर हमने जो दोबारा ये केस खोल दिया। तो ऐसे ही हमेशा होता है कि ये डिफेंस डील्स के अंदर एक तो जो पॉलिटिकल क्लास है इससे बहुत ही मैं समझता हूं कि कॉलर्स जिसे कहते हैं इतनी सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उनको डिफेंस का एक्सपीरियंस नहीं होता। वो तो इसको एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिपार्टमेंट समझते हैं, वो कहते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर देश की जो इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है वो सभी देश की होती है, सभी लोगों की भी होती है। देश की इंटीग्रिटी, देश की बिल्कुल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। बड़ा पॉलिटिशियन हो, ये कितना सीरियस है? इस पूरी पॉलिटिक्स से देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कृष्णमोहन अपने अनुभव से बताया, आपने तो पूरा डिफेंस देखा है, इस तरह के मामलों में ये इसका फिर किया जाए? फिर देखिए, भारत में जो रक्षा खरीद की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा फूल प्रूफ है। यहाँ तक कि जो नए डीपीपी हैं उसमें किसी किस्म की लॉबिंग या बहुत सारे देशों में लॉबिंग जायज़ है, भारत में नहीं है। किसी किस्म का आप मिडिल मैन नहीं रख सकते। ये जब एनडीए सरकार आई उसके बाद और ज़्यादा सख्त किए गए। लेकिन अगर रक्षा सौदों में दलाली होती है, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें फ़ौरन फैसले होने चाहिए और बहुत सख्त फैसले होने चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं। और अगर ऐसा ही लगातार चलता रहेगा, रक्षा सौदों में घोटालों की बहुत लंबी परंपरा रही है इस देश में, बदकिस्मती की बात है। जीप घोटाला मेरे ख्याल से 1950 के दशक में आया था और उसके बाद लगातार कभी बोफोर्स आता है, कभी कुछ आता है। तो इन सारी चीजों पर न्यायपालिका जो है उसको बिल्कुल। और अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पे, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल एक्शंस पे अगर सवाल या निशान विदेशों के अखबारों में उठते हैं तो ये हमारे देश के लिए वैसे भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब आते हैं इस पे पॉलिटिक्स पे। अनिल आनंद, मैंने आपसे 2 सवाल किए थे कि क्या ऑगस्टा घोटाला कांग्रेस के लिए बोफोर्स पार्ट 2 साबित होगा? आपने कहा नहीं। और इसके अलावा इस खुलासे से राफेल डील के मुद्दे पर क्या कांग्रेस बैकफुट पर आएगी? आपने कहा नहीं। कांग्रेस एक तरफ राफेल डील पर एक नैरेटिव तैयार करती है और अगर बीजेपी एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई पार्टी होने के नाते, रूलिंग पार्टी होने के नाते, अगर वो अपने कुछ किए हुए एक्शंस का अगर क्रेडिट लेते हुए वापस काउंटर अटैक करती है तो इसमें गलत क्या है? और इसका इंप्लीकेशन, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन 2019 के चुनाव में आप क्या देखते हैं सर? देखिए, कोई भी पार्टी कोई भी मुद्दा लेके उसको आगे बढ़ाती है चुनाव में, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है। और मेरा ये मानना है कि ये मुद्दा खासकर बीजेपी के नेतागण जितने भी हैं उन्होंने आज से ही शुरू कर दिया है, बहुत बढ़ चढ़ के इस इशू को आगे ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोर्ट की चार्जशीट में क्या होगा, अदालत में क्या नहीं होगा,
लेकिन पॉलिटिकल बहस अगले 1 महीने में बहुत आगे जाने वाली है। क्या कांग्रेस उसका जवाब दे रही है? अब उसका रीजन ये है कि अब उनका नैरेटिव ये है कि जो सरकार मौजूदा है उसके फेल्यूर्स जो हुए हैं। नहीं, राहुल गांधी ने नागपुर में कल बड़ा बयान दिया है सर, बड़ा बयान दिया राहुल गांधी ने, वापस ले आए इसको। राहुल गांधी कह रहे हैं हम इस पे जांच कराएंगे, चौकीदार जेल में होंगे, वापस ला रहे हैं। देखिए वो उन्होंने एक भविष्य की एक भविष्यवाणी की है, सही साबित होगी कि नहीं होगी। जब उनकी सरकार आएगी, जब शहर बसेगा, तो फिर उसका एक बड़ा अच्छा सा गार्डन होगा या कुछ होगा, वो बात की बात है। तो वो स्वाभाविक तौर पर है, इलेक्शन का दौर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी को सजा दे रहा है, कोई किसी को फांसी दे रहा है। मुझे नहीं लगता उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन यस, आपकी बात से मैं सहमत हूं, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत जोर शोर से और आगे बढ़ाया जाएगा, और उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज खुद कर दी। हालांकि चार्जशीट अभी अदालत तक पहुंची होगी कि नहीं होगी, उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स में 3 जगह पहले ही इस पे उन्होंने पूरा व्याख्यान किया। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया में ऐसा देखा जी, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। कृष्ण मोहन, लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा आपसे, गोपाल कृष्ण, मैं फाइनल रिएक्शन इससे पहले आपसे लूं। कृष्ण मोहन, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बचा हुआ मनी ट्रेल है, अभी उसको भी खोजने में अभी थोड़े से लूप होल्स हैं, अभी ईडी को कितनी और मशक्कत करनी पड़ेगी इस पूरे मसले को, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए? दीपक, ईडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जो मसले होते हैं कई देशों के बीच में होते हैं, बहुत सारे देशों के अपने कानून होते हैं, मनी ट्रांजैक्शन की अपनी चीज़ें होती हैं। पर मेरा ख्याल है कि ईडी इसको ढूंढकर जरूर निकालेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और इन सारी चीज़ों में ट्रेल ढूंढना आसान हो गया। बोफोर्स का कभी मनी ट्रेल मिला नहीं था, लेकिन इसका मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि ईडी का जिस तरह से अभी तक का काम है। और मनी ट्रेल एस्टेब्लिश होने के बाद फिर चीज़ें एकदम साफ हो जाएंगी कि अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो वो कौन थे, और जो ये अभी तक जो भी चीजें हैं उनके बाद काफी क्लैरिटी आ जाएगी एक बार मनी ट्रेल अगर। मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। ऑलराइट दिनेश जी, जेल में होगा। ठीक है दिनेश जी, आपकी बात सुन ली हमने, आपकी बात ठीक है। ऑलराइट, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इस वक्त चलूंगा कड़क सवाल के जवाब लेते हुए। जनता की भी सुन लीजिए दिनेश जी, जनता की भी सुन लीजिए, जनता क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है ये हम जान लेते हैं। कड़क सवाल जो हमने अपने देश की जनता से पूछा था, अपने व्यूअर से पूछा था, उसका आंसर हमारे पास है। क्या ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के खुलासों से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होगा? इस पर हमारे व्यूअर्स 83% कह रहे हैं यस होगा, 17% कह रहे हैं नहीं। तो जनता का रुझान स्पष्ट है, और अब बारी है, जैसी हमारी परंपरा रही है, डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच की। देखते हैं किसे मिला है डायलॉग ऑफ द डे। ये मुकदमा केवल भारत में नहीं है, यूएई और इसके अलावा इटली में भी चला है। yes. क्या मान ले कि साहब वो अभी हमारे दबाव में कार्रवाई कर रहे थे? ये बिल्कुल कपोल कल्पित है। चलिए, डायलॉग ऑफ द डे के लिए विक्रम सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई, और बाकी सब मेहमानों ने भी अपनी बात बहुत ढंग से रखी है, और हम उम्मीद करते हैं कि शब्दशः वो जनता तक पहुंची होगी। कुल मिलाकर अभी ये मामला कोर्ट में है, 6 अप्रैल को शायद इस मामले पर सुनवाई होगी। और जैसा कि कृष्ण मोहन ने कहा, अभी ईडी के लिए चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जैसा अनिल आनंद उम्मीद कर रहे हैं कि अपने पुख्ता दलीलों के साथ ईडी इस पूरे मामले को सुलझाएगी। देश इसी बात का इंतजार कर रहा है, और इस बीच पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में यह मामला कौन से रंग दिखाता है ये तो छोड़ते हैं हम जनता के ऊपर। लेकिन फिलहाल आज की देश की बात में इतना ही, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे तमाम मेहमानों का, गोपाल कृष्ण जी, दिनेश शर्मा, विक्रम सिंह जी, कोमोडोर जीजे सिंह, अनिल आनंद जी और कृष्ण मोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था देश की बात का आज का एपिसोड। मिलेंगे एक और नए ज्वलंत मुद्दे के साथ देश की बात में, तब तक के लिए बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।